बोर्ड पर दिख रहे छोटे से ग्राफ के बिंदु की कीमत जानते हो? अगर इस बिंदु को थोड़ा सा इधर खिसका दे तो मिसाइल अपने टारगेट से भटक जाएगी। अगर इस बिंदु को थोड़ा सा ऊपर कर दे तो एरोप्लेन अपने मार्ग से क्रैश हो सकता है। और अगर आज आप इसे समझ गए तो कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में आपके 4 से 6 नंबर पूरे हो जाएंगे। इस बिंदु के इसी जादुई खेल को गणित में कहते हैं ग्राफ। इस वीडियो में आज हम ग्राफ को रटेंगे नहीं बल्कि इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। स्वागत है आपका। ग्राफ का मतलब एक छिपी हुई कहानी का चित्र, यानी गणित की भाषा को दृश्यों या विजुअल्स में हमें बदलना होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक लाइन खींचते हैं, एक ऐसे सोती हुई लाइन खींचते हैं, इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है, इसे एक्स अक्ष। और एक इसी पर खड़ी हुई लाइन खींच लेते हैं, इसे वाई अक्ष मान लेते हैं, ठीक है, इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं, यानी वाई अक्ष हो गया। अब जो यहाँ पर दोनों पॉइंट मिलते हैं, यहाँ पर 0,0 पॉइंट होता है, इसे हम लोग चौराहे के रूप में मान लेते हैं। जैसे देखिए, चौराहा इन द सेंस कि ये एक सड़क इधर जा रही है, एक सड़क इधर जा रही है, जहां पर ये दोनों मिलते हैं, यानी जहां से शुरुआत होती है। अगर हमें किसी चीज की शुरुआत करनी है तो यहीं से करेंगे, यानी हमें अगर एक्स एक्सिस की तरफ जाना है तो इधर बढ़ेंगे, वाई एक्सिस की तरफ जाना है तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। इसे हम लोग चौराहा मानते हैं और गणित की भाषा में इसे बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। और अब अगर हमें कहीं पर जाना है, मान लो हमें 3,4 पर जाना है, 3,4 पर, यानी हमें किसी जगह पर जाना है, यानी उस पते पर जाना है। जैसे देखो, इसे पता बोलते हैं, यानी पता नंबर इस पर जाना है। तो यानी पता क्या है, 3 नंबर का पता है, और इधर का पता क्या है, 4 नंबर का पता है। और इन पते को ही गणित की भाषा में कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, यानी निर्देशांक। यानी इन पते को ही क्या कहते हैं गणित की भाषा में, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स बोलते हैं, यानी बिंदु बोल सकते हैं, बिंदु, ओके, या कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसे ये लिखा है 3,4, तो इसका मतलब होता है पहला एक्स अक्ष वाला दिया होगा, ध्यान से देखना, इसका मतलब होता है पहला एक्स अक्ष वाला और दूसरा वाई अक्ष वाला, ठीक है, पहला एक्स अक्ष वाला, दूसरा वाई अक्ष वाला। तो इतना आप लोग समझ गए, और इसको एक ही बहुत मजेदार एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मान लो चोर 3,4 वाले घर में छुपा हुआ है और पुलिस चौराहे पर यानी 0,0 पर खड़ी है। अब पुलिस चोर को कैसे पकड़ेगी, देखते हैं, आओ। अब देखो, यहाँ पर पुलिस चौराहा है, यानी इसे चौराहा मान लो। 3,4 वाले घर में छुपा हुआ, तो पहले इसे पॉइंट दे दो, ऐसे दूरी मान लो बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर भी देखो 1 2 3 4, आगे ऐसे 1 2 3 4। अब देखो, पुलिस एक्स की तरफ जाएगी 3 दूरी, क्योंकि 3 है ना, तो 1 2 3 यहाँ पर पुलिस गई, ठीक है, यहाँ पर देखा, फिर दूसरी में देखा वाई में 4 गया, यानी प्लस का 4 है तो ऊपर बढ़ेगी, यानी इधर देखो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर जब पुलिस चली गई और चोर छुपा बैठा था यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टार बना देंगे और यहीं पर जो है चोर होगा, तो हमें चोर की लोकेशन तुरंत पता चल गई। और इसे ही गणित की भाषा में कहते हैं बिंदु खोजना। अब सीखते हैं ग्राफ बनाना, यानी किसी कागज पर पॉइंटों को ड्रॉ करना। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमें 2 से 3 पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे देखो, ये कोई लाइन दे रखी है, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है या 0 दे रखा है। अब इसको कागज पर कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे, जैसे देखो, वही एक्स एक्सिस खींच लेंगे, वाई एक्सिस खींच लेंगे, यहाँ पर एक्स अक्ष इसे मानो एक्स अक्ष और इसे वाई अक्ष। दोस्तों, ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण वाला चैप्टर है, वो इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर अभी आगे एक्सरसाइज कैसे समझोगे। तो इसीलिए बहुत ही मतलब बच्चे टाइप में, यानी जिसको बच्चा भी है वो भी समझ जाएगा। देखिए कैसे, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसमें किसी भी y को ऐसे रख दिया अगर उधर बराबर में, और उधर 5 के x चला गया माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो तुम्हें आसान लगे, कोई कुछ भी रख सकते हो। कहोगे कुछ भी, क्या मतलब कुछ भी, यानी जो आसान पड़े, ठीक। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने 0 रख दो, 1 रख दो। जैसे हमने यहाँ पर क्या रखा, x बराबर 0 रख दिया। x बराबर 0 रखने पर क्या y क्या मिला, देखो y मिला 5 में से, यहाँ पर 0 रख दो x बराबर, तो क्या हुआ, y बराबर 5 मिला, ठीक है, y बराबर 5 मिला। अगर हम x बराबर 2 रख दें, 1 रख दें, कुछ भी रख दो, हम x बराबर यहाँ पर 5 रख रहे हैं। देखिए x बराबर यहाँ पर देखिए x बराबर 5 रखने पर ऐसे लिख दो, रखने
ऊपर, तो क्या हमें मिला, y बराबर क्या हो गया 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 5 रख दो, तो देखो 5 में से 5 गए तो क्या बचा 0, यानी जब x 5 रखा तो y 0 हुआ। तो यहाँ पर देखो हमें 2 पॉइंट मिले, यानी 2 बिंदु मिले, 2 कोऑर्डिनेट मिले। पहला क्या है, पहला देखो x वाला लिखा जाता है ब्रैकेट में, तो x क्या रखा था 0, y का हमें मिला 5, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या रखा था, x रखा था हमने यहाँ पर 5, तो पहला 5, y कितना मिला हमें 0। आप कुछ भी रख सकते हो। अब देखो इसे कागज पर या बोर्ड पर कैसे ड्रा करेंगे। यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था, चौराहा होता है 0,0 पॉइंट, यानी यहाँ पर अगर y की तरफ बढ़ेंगे, मतलब यहाँ से तो y भी 0 है, x भी 0 है। और एक बात ध्यान कर लो, इधर प्लस होता है x, ऊपर y प्लस होता है, लेकिन जब इधर हम बढ़ेंगे नीचे तो ये माइनस में, जैसे यहाँ पर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। वैसे इसी इधर भी y भी -1, -2, -3 इसी तरह चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 0,5, पहला पॉइंट हम लोग प्लॉट करते हैं, यानी डालते हैं। पहला क्या है, यानी x पर 0, x0 यहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, x0 यहीं पर रहेगा। y क्या है 5, तो 5 पहले दूरी बराबर कर लेते हैं। देखो 1 दूरी 2 3 4 5, दूरी बराबर होनी चाहिए इधर भी, 1 2 3 4 5, ये नहीं कि एक इतनी खींच दी ये बराबर चल रही है, इधर इधर खींच दी, ये नहीं। तो देखिए x बराबर 0 और y 5, तो y 5 कहाँ पर होगा 1 2 3 4 5, y 5 यहाँ पर होगा, ठीक है, एक पॉइंट ये हमने ड्रा कर दिया। अगला पॉइंट है x 5 और y 0, x 5 कहाँ पर होगा, देखिए 1 2 3 4 5, यानी x 5 यहाँ पर है और y 0 का मतलब y यहीं पर 0 होगा। तो पॉइंट क्या बने, ये 5,0 पॉइंट बन गया, और ये क्योंकि x 0 था यहाँ पर, y 5 था, ये 0,5 बन गया। अब इसका नाम दे सकते हो a, इसे b दे सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हर क्वेश्चन सॉल्व होंगे आने वाले अगली एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर देखिए, अब इन पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा ग्राफ बन गया। अब बताओ इसमें क्या कठिन है कि नहीं, बिल्कुल ही आसान से बन गया ग्राफ। बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 का ये चैप्टर नंबर 3 है, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। देखिए पहले तो इस बात का मतलब समझ लेते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक का मतलब होता है जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर y दे रखा है, यहाँ पर 2 बराबर 0 दे रखा है। अब यहाँ पर पावर कितनी, यहाँ पर 1 है, तो ये रैखिक, रैखिक का मतलब पावर 1 होगी। ये रैखिक नहीं हो सकता, जैसे ये x² प्लस में 2y प्लस 3 बराबर 0, दिस इज नॉट द लीनियर। लीनियर का मतलब भी होता है कि पावर 1 होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखिए इन्होंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बताया है, तो सबसे पहले रैखिक समीकरण हमें समझ आया। तो देखिए यहाँ पर रैखिक, हाँ 2 चर वाले रैखिक, दो, अच्छा चर का मतलब पहले समझ लो, ध्यान दो, पूरा इसका ऑपरेशन करेंगे। चर का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल यानी जो चेंज होता रहे, वेरी का मतलब होता है चेंज होता रहे। जैसे ये देखो 3 है संख्या, 2 है, 5 है, ये क्या होते हैं, ये अचर बोले जाते हैं। अचर, अचर का मतलब जो चेंज ना हो। 3 क्या कभी चेंज होगा, 3 कभी 2 थोड़ी बन पाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर देखो x है, यहाँ y है, अब y बराबर 3 भी हो सकता है, y बराबर 2 भी हो सकता है, x बराबर 3 हो सकता है, x बराबर 2 हो सकता है, x बराबर 4 हो सकता है, y बराबर 2 हो सकता है, y बराबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चर का मतलब ही होता है बदलना। समझ में आया कि अचर और चर की कहानी पहले समझ लो। अचर को बोलते हैं कांस्टेंट, ये वेरिएबल, कांस्टेंट का मतलब जो बदले ना। अब यहाँ देखो रैखिक समीकरण युग्म, पहली बात तो रैखिक समीकरण पहले समझो क्या है। जैसे ये लिखा x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, ये है रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है सब में, x और y में, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जैसे ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। सी का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म, जैसे 2 3 5 4। ax का मतलब जैसे मान लो यहाँ पर 2x हो जाता है, तो एक जगह पर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर by का मतलब मान लो 3y हो जाएगा, तो b की जगह पर 3 और c की जगह पर 2 हो गया। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन, यानी ये रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन इन्होंने बात की है युग्म की, यानी पेयर की। तो पेयर की बात की है तो यहाँ पर कम से कम 2 इक्वेशन तो होनी चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर
0, यहाँ लिख लो ए एक्स प्लस और बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इनका देखो पेयर करना है क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए एक्स वन कर लो, यहाँ पर बी, या ऐसे नहीं एक्स वन नहीं करो, ए वन एक्स होता है, फिर बी वन वाई होता है, फिर सी वन इसे मान लो, इसे ए टू मान लो, इसे बी टू मान लो, इसे सी टू मान लो। कहने का मतलब है इसके आधार पर जैसे कोई दूसरी इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे देखो ये ध्यान दो, यहाँ पर 2x प्लस 3y, बी की जगह कुछ भी रख दो, 3y प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो 4x लिख लो, प्लस में 5y लिख लो, यहाँ पर 2 लिख लो, 2 ही लिख लो क्योंकि 8 लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन क्या है, युग्म है, क्योंकि दो एक साथ हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा दो चर। देखो चर है वाले रेखिक पावर 1 है, और समीकरण तो है ही और युग्म है। तो बात समझ में आई, इसका रियल मीनिंग क्या हुआ। तो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो इसे आप नोट करिए, फिर अगला समझाते हैं। पॉज करो। अब इसके लिए कंडीशंस क्या है, देखिए कंडीशंस ये हैं कि यहाँ पर जैसे ये हमने इक्वेशन लिखी थी, a1x प्लस में a2y, नहीं a1x प्लस में b1y प्लस में c बराबर 0, यहाँ पर a2x प्लस में b2y प्लस में c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कंडीशन ये है, देखो क्या कंडीशन, कि a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर 0 के बराबर नहीं हो सकता, या ये देखो a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सोचो अगर हम यहाँ पर मान लो a1 की जगह 0 रख दें तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन कहाँ बचेगी, इसको भी अगर हम 0 रख देंगे तो लीनियर बचेगी नहीं, क्योंकि पावर 1 बचेगी ही नहीं, तो कैसे लीनियर कह पाओगे, यानी रैखिक नहीं कह पाओगे आप। तो इसीलिए ये कंडीशन होती है। इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान मत देना कि ये क्या है, कंफ्यूज मत होना, ये हमने बता दिया क्योंकि ये बुकों में लिखा रहता है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। a1 का मान लो यहाँ पर जैसे 2 लिखो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और प्लस में b1 का कितना है 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 4 13, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो सीखकर हम लोग एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे। अब देखिए इनकी रैखिक समीकरण की शर्तें क्या होती है। शर्तें का मतलब कुछ नियम फॉलो करेंगे, जैसे प्रतिच्छेद रेखाएं कब होंगी, वो प्रतिच्छेद रेखाएं का मतलब यहाँ पर जैसे देखिए, अगर ये कंडीशन आ जाए यहाँ पर a1 अपॉन में a2, यहाँ पर b1 अपॉन में b2, ठीक है, ये अगर इसके बराबर नहीं है, मतलब इनके मान रखेंगे, यहाँ पर a1 की जगह कोई मान होगा, अपॉन में a2 की जगह रखेंगे, ठीक है, ध्यान से b1 अपॉन में b2 अगर वो बराबर नहीं आ रहे हैं तो प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेद रेखाओं का मतलब होता है जैसे रेखाएं कट करना, जैसे ये देखो ये मार्कर है, ध्यान से देखो ये मार्कर है, ये देखो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही लाइन को, देखिए। या इसको हम ऐसे समझाते हैं, जैसे देखो ये एक लाइन ये जा रही है और एक ये जा रही है, तो ये क्या यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब अच्छा ये देखो हमेशा चलती जाएंगी, ये कभी भी एक दूसरे को आगे चलकर तो नहीं ही काटेंगी। तो यानी तो इसका क्या होगा, इसका होगा अद्वितीय हल। इसका क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल। ये कंडीशन आप लोग याद रखो। अद्वितीय हल का मतलब इसका एक के अलावा हल नहीं हो सकता। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं सुसंगत। इस स्थिति को कहते हैं कि समीकरण क्या है, संगत है। संगत का मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, समझ में आया। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब वो लगातार ऐसे ही जाएगा सीधे, ठीक नहीं, ये नहीं कि इधर फिर कट कर रहा है, इधर आकर ये कट कर रही है, ये कट कर रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन 1 हो गई। कंडीशन 2 में क्या होता है, देखिए कंडीशन 2 में ये होता है कि ये देखो, अगर a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 आ गया, बराबर c1 अपॉन में c2 आ गया। इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे, आप लोग बस पैसेंस होकर इसे समझिए और सुनिए। अगर ये कंडीशन आ गई तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, समपाती। समपाती, समपाती या ओवरलैप बोल सकते हैं, या कोइंसिडेंस बोलते हैं। कोइंसिडेंस का मतलब एक के ऊपर, जैसे ये देखो
ये रेखा है एक के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी, यानी एक के ऊपर एक रेखा रखी हुई है। या ऐसे आप देख लो, जैसे ये लाइन हमने खींच ली, ध्यान से देखना, और इसी के ऊपर जो है हमने फिर एक लाइन ऐसे खींच ली, उसी के ऊपर देखो, तो यानी यहाँ पर पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, तो इसके अनंत कितने, तो हल इसके कितने हो सकते हैं, क्योंकि इसके हल जो हो सकते हैं अनंत हो सकते हैं, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। ध्यान से देख लो, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस लाइंस होती हैं, ठीक है, रेखाएं। अब जैसे देखो इसके क्या होंगे, अनंत हल हो जाएंगे, ठीक, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है अनंत हल। और ये क्या होंगे, ये संगत होंगे, ये भी संगत होगा, ठीक है, ये भी संगत होगा, आश्रित होगा, यानी ये क्या स्थिति इसकी क्या हो जाएगी, इस स्थित होगी इसकी युग्म आश्रित, युग्म आश्रित और संगत, ठीक है, ये कंडीशन इसकी हो जाएगी। ये सब अभी समझाएंगे एक एग्जांपल लेकर, पहले इसे समझो। अब एक तीसरा भी नियम होता है, तीसरा देख लेते हैं। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा का मतलब तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, तीन ही कंडीशन बनती हैं। अगर ये कंडीशन आ जाए, देखो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, यानी ये कंडीशन अगर आ जाए तो क्या होगा, या a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, और तीसरी कंडीशन कोई हल नहीं होगा, ये रेखाएं जो हैं, तीसरी कंडीशन देखिए, अगर हम यहाँ पर आ जाए a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2, ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो क्या कंडीशन होगी, तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कही जाएंगी। ध्यान से देखना, वो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल, पैरेलल लाइंस, ओके। पैरेलल लाइंस का मतलब ये देखो, ये पैरेलल लाइंस है, यानी एक दूसरे के बराबर दूरी पर पैरेलल लाइंस, चाहे आप इनको ऐसे कर लो, चाहे तिरछा ऐसे कर लो, पैरेलल लाइंस ये हैं, ठीक है। जैसे देखो खींच कर बताते हैं, ये पैरेलल लाइंस आपकी हो गई, ये पैरेलल लाइंस आपकी हो गई, ये देखो, यानी डिस्टेंस बीच की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वही पैरेलल लाइंस कही जाती हैं, यानी समांतर रेखाएं कही जाती हैं, जब ये कंडीशन आ जाए। अच्छा बताओ, इन पर ये कभी एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं, तो क्या इसका कोई हल हो सकता है, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। देयर इज नो सोल्यूशन इन द पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई हल नहीं, क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होगा, यानी कोई सोल्यूशन नहीं इसका निकाल सकते, कोई हल नहीं। और ये क्या होंगी, असंगत होंगी, इनकी पोजीशन क्या होगी, असंगत, असंगत का मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। जैसे उनमें संगत आया था, इनमें इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये कभी कंसिस्टेंट होंगी ही नहीं, ठीक है। तो हमने आपको तीन शर्तें बताई। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, यानी उनका क्या कंडीशन है, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। सेकेंड है क्या थी हमारी, वो संपाती लाइन, यानी a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2, उसके संगत होंगे और अनंत हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है यहाँ पर समांतर लाइन की, यानी यहाँ पर कंडीशन है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में a2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इसका देयर इज नो सोल्यूशन, और यहाँ पर इनकंसिस्टेंट होगा। तो तीनों कंडीशन आप लोगों को समझ में आई। अब इस पर एक हम एग्जांपल लेकर आपको दिखाते हैं, तब आपको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हो गया। अब देखिए इनके एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो ये कंडीशन दे रखी है, यानी एक समीकरण ये दे रखा है एक समीकरण ये दे रखा है, ध्यान से देखना। अब इनकी कंपेयर कराओ,
कंपेयर कराने पर। जब इसका हम हल करेंगे तो लिखेंगे कंपेयर यानी तुलना करने पर, तुलना करने पर। A1 क्या है यहाँ पर, A1 है 2, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखो A1 2 है, B1 क्या है, B1 है 3, C1 क्या है 9, लेकिन चिन्ह सहित माइनस का 9, ठीक है। A2 क्या है यहाँ पर, इससे कंपेयर किया करो, क्योंकि पेयर का मतलब दो समीकरण दे रखे हैं साथ में 3। B2 क्या है, B2 है 4 एंड C2 क्या है, C2 इज माइनस का 10। अब रख दो कंडीशन में, देखो A1 अपॉन A2, ठीक है, B1 अपॉन B2। देखते हैं ये क्या इक्वल है या नहीं है। इसे देखो, इसे सॉल्व करें, 2 अपॉन में 3 और B1 B2 क्या है, B1 B2 है ये 3 अपॉन में 4। तो बताओ क्या ये इसके इक्वल हैं कि नहीं इक्वल हैं। पहले हमने कंडीशन यही ले ली, ये इसके इक्वल है कि नहीं इक्वल है। कहाँ इक्वल है, 2/3 3/4 बराबर है ही नहीं। और जब बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। आपको बताई थी ये कंडीशन, when A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2 then it is called the intersecting line and there is unique solution of this equation। ओके, यहाँ पर सिर्फ इसका एक हल होगा और संगत होगा, यानी कंसिस्टेंट होगा। अगर इसको ग्राफ पर हम ड्रा करेंगे तो कहीं ऐसा बन के आएगा, ऐसी लाइन बन के जाएंगी, ऐसे लाइन बन के जाएंगी। वो तो अभी हम ग्राफ वाले एक्सरसाइज में देखेंगे। बात समझ में आई, तो इसे आप समझ सकते हैं इसका क्या है। जैसे देखो दूसरा यहाँ पर A1 कितना है, A1 है 2, मार्कर चेंज करते हैं, A1 है यहाँ पर 2, B1 कितना है, B1 है 3, C1 कितना है -9 एंड A2 इज 4। ओके, यहाँ से देखो B2 इज 6, यानी B2 6 है। A1 A2 निकालना आप लोग कंफ्यूज मत हो, क्योंकि बहुत ही आसान है। C2 क्या है, C2 है -18, क्योंकि चिन्ह सहित लेंगे। अब C1 का मतलब, C का मतलब कांस्टेंट होगा, यानी कोई अचर पद। अचर का मतलब कोई संख्या होगी, देखो यहाँ पर संख्या है। अब देखो इसको हम लोग A1 अपॉन A2 पहले करते हैं, देख लेते हैं। A1 अपॉन A2 किया तो क्या आया, 2/4 है तो कितना आ गया, काट दो, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। B1 अपॉन B2 निकाल लेते हैं। B1 कितना है, 3/6 है, तो फिर 1/2 आ गया, यानी 1/2 आ गया। अब C1 अपॉन C2 भी निकालते हैं, क्योंकि कंडीशन यही तो होती थी। C1 कितना है, -9/18। देखो माइनस माइनस आ गया, 9 कम 9, 9 दूनी 18। तो देखो तीनों क्या आ गए, तीनों बराबर आ गए। ध्यान से देखना, यहाँ पर तीनों यानी A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2, तीनों कितने आए, तीनों 1/2 आए। जब तीनों कंडीशन बराबर हो जाती हैं तो उसे क्या होती है, तो वो संपाती रेखाएं होती हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, और उनके हल अनेक होते हैं और संगत वो होता है, यानी क्या हो जाएंगे, हल अनेक हो जाएंगे। हल अनेक का मतलब यहाँ पर क्या है, हल अनेक का मतलब है कि यहाँ पर आपको x और y के मान अनेकों मिल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर x बराबर 2 है, यहाँ पर x बराबर 4 है। अभी आप यहाँ पर वो कर दो, यहाँ पर x बराबर 4 ले लो, यहाँ पर x बराबर 8 कर दो, तब भी वही बात है। यहाँ पर x बराबर 6 कर दो, यहाँ पर 12 कर दो, यानी अनंत हल मिल जाएंगे आपको, अनेक हल मिल जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, यानी अगला का क्वेश्चन की जांच करते हैं। जांच देखिए करें, कैसे जांच करें, इसकी जांच करें। यहाँ पर लिख लें A1 कितना है, यहाँ पर देखो x के मल्टीप्लाई में कितना है, कुछ नहीं तो 1। B1 कितना है, B1 है यहाँ पर 2, ऐसे। C1 कितना है, C1 है -4, प्लस का भी हो सकता है, ठीक है। A2 कितना है, A2 है 2, B2 कितना है, B2 है 4 एंड C2 यहाँ पर C1 है, C2 कितना है -12। अब चेक करते हैं, देखो A1 अपॉन में A2 चेक किया, क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया, ठीक है। B1 अपॉन B2 करते हैं, B1 कितना है 2/4, यानी 1/2। C1 अपॉन C2 करते हैं, C1 अपॉन C2 -4/-12। ध्यान से देखो, माइनस माइनस गया, 4 एकम 1/3, तो यानी यहाँ पर 2 तो बराबर आ रहे हैं, पर ये इक्वल नहीं है। यानी कंडीशन हमारी क्या बनी, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसे देखो A1 A2 ये तो आपस में बराबर है, ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हमारी कंडीशन बन गई किसकी, कौन सी लाइन की, जो हमने बताई थी पैरेलल लाइंस, ये वाली पैरेलल लाइंस की बन गई कंडीशन। तो इसके कितने हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, और ये असंगत होगा यानी इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को पूरे ही पैसेंस के साथ पढ़िए, एक बार धैर्य रखकर, पैसेंस रखकर रुको, थोड़ा इस चैप्टर को देखो, 30 मिनट दो इसको, और जब आप यहाँ पर रुक जाओगे तब आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगली एक्सरसाइज में हम लोग इन्हीं का यूज़ करते हुए, एक्सरसाइज देखना बिल्कुल चुटकियों में सवाल उड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।